हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका जो चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। इसका पार्ट 1 जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने समझा था कि ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स है ये लेकर क्यों आए गए थे, इसके पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है उसको समझा था। दैट क्या चीजें थी जिसकी वजह से जो है एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। आई होप सो कि आप लोगों को वो पर्टिकुलर चीज क्लियर है अच्छे से, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने हमें जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, लोन प्रोवाइड किया था, उसके बदले में जो है उन्होंने ये डिमांड रखी थी दैट हमारी इकोनॉमी को रिफॉर्म्स की जरूरत है और रिफॉर्म्स हमें लेकर आने पड़ेंगे। हेंस जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इन द फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इस वीडियो में हम लोग ये जो तीनों टर्म्स हैं इनका मतलब समझेंगे, प्लस इनके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे उन्हें हम लोग जो है देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी को थोड़ा फ्री बनाना, ठीक है। लिबरलाइजेशन का अगर आप नॉर्मली मतलब देखोगे तो दैट इज लाइक थोड़ा सा जो है फ्रीनेस लेके आओ, इतना जो है रिजिड और इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं रहना है, ठीक है। तो वो चीज जो है वो हमारी इकोनॉमी पर की गई। क्यों जरूरत थी लिबरलाइजेशन की? तो देखो हमारी मतलब जो 1950 से जो प्लानिंग पूरी चलती आ रही है उसमें जो वेरियस प्लान्स बनाए गए, 1951 से जो प्लान्स एंड ऑल स्टार्ट हुए थे, 5 ईयर प्लान्स, तो उसमें हमारे लीडर्स ने किन चीजों पर एम्फसाइज किया था कि हमें जो है इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? जो है हाई टेरिफ्स एंड कोटास के थ्रू जो है हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वो चीज क्या हो रही है कि आपने वहां पर क्या लगा दिया? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, बट उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो अगर किसी भी प्राइवेट फर्म को इंडस्ट्री सेटअप करना हो तो उसे जो है वेरियस लाइसेंस की जरूरत थी, ठीक है। 1950 टू 1990 वाले चैप्टर में हमने इन सारी चीजों को पढ़ा है, ठीक है। वेरियस लाइसेंसिंग की जरूरत है। अगर आप कोई न्यू चीज सेटअप कर रहे हो तो आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अगर जो है आपका कोई भी लाइक डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो उसमें आपको लाइसेंस लगेगा। अगर जो है व्हाट यू आर डूइंग, आपका जो है स्केल आप इंक्रीज कर रहे हो, आप अगर एक्सपांशन कर रहे हो तो लाइसेंस लगेगा। तो दैट मीन्स कि क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो है फॉर्मेलिटीज एंड इन सब की वजह से जो है वो एक काइंड से रेस्ट्रिक्शंस ही होते हैं, ठीक है। कि कोई भी पर्सन जो है वो फ्रीली एंटर नहीं कर पा रहा है या कोई भी जो फर्म है वो फ्रीली एंटर नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी, इनकी वजह से जो है वेरियस प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी। तो इकोनॉमी को सबसे पहले क्या किया गया? लिबरलाइज किया गया, ठीक है। लिबरल बनाया गया, थोड़ी फ्री इकोनॉमी जो है वो बनाया गया। अब लिबरलाइजेशन के अंडर जो है हम लोग वेरियस सेक्टर्स में रिफॉर्म्स देखेंगे। तो वन बाय वन जो है सारे रिफॉर्म्स देखते जाते हैं, उन्हें समझते जाएंगे, एंड विद दैट जो हमारा लिबरलाइजेशन वाला पार्ट है दैट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। So prior to 1991 there was a large number of government restrictions in India in the areas of licensing, import and export, trade, dealing in foreign exchange, etc, ठीक है। Liberalization means removal of entry and growth restrictions on the private sector। क्या मतलब है? प्राइवेट सेक्टर पर जो भी आपने एंट्री और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनको रिमूव करना इज व्हाट? लिबरलाइजेशन, ठीक है। Now liberalization involves deregulation and reduction of government control and greater autonomy, that is freedom of private investment to make economy more competitive, ठीक है। सेम चीज को जो है हम प्रॉपर वेज में, अलग अलग वेज में जो है लिख सकते हैं और आपको यही सीखना है। यहाँ पर भी हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है थोड़े एवेन्यूज बढ़े, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस है वो रिमूव हो। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? उसी की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो है जो रेगुलेशन है उसका क्या करो? उसको थोड़ा कम करो, दैट इज डीरेगुलेशन करो, और जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल पर थोड़े से जो है हम बोलेंगे कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए और ज्यादा फ्रीडम किसको दी जाए? प्राइवेट सेक्टर को दी जाए, ताकि इकोनॉमी क्या हो सकती है? ताकि जो है इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, क्योंकि विद द लाइक एंट्री ऑफ व्हाट योर प्राइवेट सेक्टर, कंपटीशन जो है वो भी एनहांस होगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है।
तो इसके लिए जो है ये चीज क्या हो गई, जरूरी हो गई है। अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड एंड इज अलाउड टू रन ऑन कमर्शियल लाइंस। द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन वाज to unlock the economic potential of the country and to contribute to introduce much more competition into the economy and creating incentives increasing efficiencies of operation। ठीक है, ये बात हमेशा से हम लोग बात करते हैं कि जब तक कंपटीशन नहीं तब तक ग्रोथ नहीं। ठीक है, जब तक कंपटीशन नहीं तब तक अच्छे से काम नहीं चलेगा। तो कंपटीशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू वांट कि आपकी इकोनॉमी क्या करे, प्रॉपरली ग्रो करे। तो ठीक है, तो इसके लिए जो है लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग: इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, वन बाय वन हम इन सारे रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे और इनके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स लाए गए उन्हें हम देखेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या लाया उन्हें देखेंगे। इसी वे में जो है हर एक पर्टिकुलर जो आपके या वेरियस रिफॉर्म्स है या वेरियस वी वुड से कि सेक्टर्स है वहां पर क्या क्या रिफॉर्म्स थे इनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, starting with the industrial sector reforms। ठीक है, so the government introduced its industrial policy on July 24, 1991। The various measures under industrial policy reforms include, सबसे पहला क्या है, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इस पर हम लोग ऑलरेडी जो है लास्ट वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं कि एक्सेसिव जो है लाइसेंसिंग वाला सिस्टम यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया है कि ये जो लाइसेंसिंग है इसको रिड्यूस किया गया। ये नहीं बोल रहे हम कि लाइसेंसिंग को खत्म कर दो, बट कम करो उसको। ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव लाइसेंसिंग जो है वो डिमांड की जाती थी पहले, तो उसको जो है थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, जहां पर जरूरत है सिर्फ वहीं पर जो है लाइसेंसिंग का यूज किया जाए। ऑल राइट, so no license were needed to set up new units and expand or diversify the existing line of manufacture। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपकी इंडस्ट्री है अगर आप उसको एक्सपांड करना चाहते हो या उसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहते हो, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इन दी प्रोडक्शन, कि अभी जो है हम ए गुड का प्रोडक्शन कर रहे थे अब हम बी सी का भी प्रोडक्शन करेंगे, तो आप ये कर सकते हो बिना कोई जो है न्यू लाइसेंस के। एंड कोई अगर न्यू यूनिट्स को आपको सेटअप करना है तो भी जो है आपका क्या किया गया, जो लाइसेंस है वो हटाया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे न्यू यूनिट्स पर लाइसेंस हटा दिया गया। कुछ जो है एरियाज जहां पर लाइसेंस इज वेरी एसेंशियल वहां से लाइसेंस नहीं हटाया गया। ठीक है, जैसे कि कोई मेडिसिन वाला जो है लाइक फार्मास्यूटिकल कोई इंडस्ट्री है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा कि उसको कौन ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो जो है वो लोग अगर मतलब प्रॉपर मेडिसिन का अगर प्रोडक्शन नहीं होगा या उनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो उसका बहुत ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कोई जो है हजार्डियस जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो अगर आप सेटअप कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लगेगा। ठीक है, तो सारे न्यू यूनिट्स पर नहीं बल्कि जो है कुछ ऐसे यूनिट्स या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो जिससे हमें किसी काइंड का लाइक खतरे या रिस्क जिसमें बहुत कम इन्वॉल्व है वो बिना लाइसेंसिंग के भी सेटअप होने के लिए परमिट कर दी गई थी। ठीक है, however license is required for certain industries related to security and strategic considerations। ठीक है, और बाकी हाँ सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन के हिसाब से कोई अगर इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री है जो आर्म्स एंड एमिनिशन का प्रोडक्शन कर रही है तो ऑब्वियसली उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पता चले वो आर्म्स बना कर जो है किसको जो है सेल आउट कर दे, टेररिस्ट को सेल आउट कर दे, तो फिर वो तो हमारे ही लिए क्या हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान वाली चीज हो गई। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर क्या था, लाइसेंस की जरूरत थी। ठीक है, देन डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। वी नो मिक्स्ड इकोनॉमी थी लेकिन एक मेजर रोल कौन प्ले करता था, पब्लिक सेक्टर प्ले करता था। तो ये पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या किया गया, थोड़ा रिड्यूस किया गया और प्राइवेट सेक्टर को जो है एंटर करने के लिए परमिट किया गया। सो द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर reduced from 17 to following 3 industries, that is defense equipments, atomic energy generation and railway transport। ये तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आज ये और भी कम होता जा रहा है। रेलवेज जो है वो प्राइवेट हैंड्स में जा रहे हैं, डिफेंस में भी गवर्नमेंट ने जो है
इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया है। तो इस बेसिस से जो है क्या हो रहा है कि ये चीजें भी अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज की जा रही है, ठीक है। बट उस टाइम पर जो है ये तीन जो है वो क्या की गई थी, उनके अंडर में ही रखी गई थी। Then de-reservation under small scale industries, ठीक है। So the investment ceiling on plant and machinery for small undertakings enhanced to ₹1 crore। पहले जो है ये something around 5 to 10 lakhs हुआ करती थी, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या किया गया, एनहांस किया गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज रहेंगी जो कि 1 करोड़ तक का जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया हो, ठीक है। जो उसका पेड अप कैपिटल है वो 1 करोड़ है, तो दैट वील से कि हाँ ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में आती है। इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट वाज अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस थ्रू फोर्सेस ऑफ द मार्केट, ठीक है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या कर दिया गया कि अब जो है मार्केट के थ्रू क्या होगा, जो प्राइसेस है वो डिटरमाइन किया जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर प्राइसेस डिटरमाइन होंगे, गवर्नमेंट जो है वो प्राइसेस को डिटरमाइन नहीं करेगी, ठीक है। Then monopolies and restrictive trade policy, that is MRTP। अब ये क्या है इसको समझते हैं। With the introduction of liberalization and expansion schemes, the requirement for large companies to seek prior approval for expansion, establishment of new undertaking, merger, amalgamation, etc. were eliminated, ठीक है। तो जो है लिबरलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के अंदर ये सारे जो लाइसेंसेस थे वो हटा दिए गए, राइट। हमें पता है आप एक्सपांशन कर सकते हो, आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, आप न्यू इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हो। तो फिर जो है यहाँ पर एक एक्ट लेकर आया गया, दैट इज मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इट इज जस्ट टू इंश्योर कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो अपना कोई मोनोपोली स्टेटस ना सेटअप कर ले, ठीक है। हमने कंपटीशन को बढ़ाने के लिए ये सब किया है, तो ये ना हो कि कोई बिग इंडस्ट्री जो है वो इसका मोनोपोली क्रिएट कर ले। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि रिलायंस, वी ऑल नो, ठीक है। अब रिलायंस जो है वो एक टेलीकम्युनिकेशन, हम क्या बोल रहे हैं कि एक इंडस्ट्री है। अभी फॉर एन एग्जाम्पल कोई न्यू जो है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है वो सेटअप हुई है, तो क्या कर सकता है रिलायंस, थोड़े टाइम तक तो ठीक है वो चल रही है, उसके बाद में रिलायंस जो है वो जाकर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को खरीद भी सकते हैं, ठीक है। अब अगेन क्या हुआ कि अकेले एक ही क्या हो गए हैं यहाँ पर, जो वी वुड से कि एक ही जो है प्लेयर हो गए हैं, तो फिर ऐसे केस में रिलायंस की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, राइट। फिर वो अपने हिसाब से प्राइसेस रखेंगे और अपने हिसाब से सारी चीजें होगी, तो वो चीज ना हो इसके लिए जो है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज किया गया, दैट इज MRTP, जो कि बेसिकली ये बता रहा है कि ये चीज पर चेक रखा जाएगा कि कोई भी काइंड ऑफ जो है मोनोपोली क्रिएट ना हो, जो इकोनॉमी है, जो मार्केट है वो अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज MRTP, ठीक है। ये कुछ थे आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। आई गेस कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो है वो आप लोगों को क्लियर है। फिर आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर। फाइनेंशियल सेक्टर होता क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर इज बेसिकली जो बैंक्स है, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, फाइनेंशियल सेक्टर बोलोगे, वहां से आपका फाइनेंस इधर से उधर हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वेरियस काइंड का जो स्टॉक मार्केट है, दैट इज व्हाट योर फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। तो उसमें क्या रिफॉर्म्स किए गए, सो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। क्या क्या आ रहा है आपके फाइनेंशियल सेक्टर में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गई, स्टॉक एक्सचेंज जो है ऑपरेशंस हो गए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गया, ये सब आपके फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमें बहुत ही क्लियरली पता है कि कौन कंट्रोल कर रहा है, RBI, ठीक है। कौन रेगुलेट कर रहा है विवुद से, ठीक है। रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि हाँ वो इस चीज को देख रहे हैं कि सारी चीजें जो है वो सही चल रही है, कहीं पर कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। और कंट्रोल करने का मतलब क्या हो जाता है कि आपको बोला गया है कि आप ऐसे करो तो आपको ऐसा ही करना है, वो हो जाता है आपका क्या, कंट्रोल, ठीक है। तो इसे क्या बनाया गया, एक रेगुलेटर व्हील से कि प्रॉपरली सब कुछ जो है इट इज रेगुलेटेड बाय व्हाट, बाय RBI, ठीक है। नाउ द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर फाइनेंशियल सेक्टर आर, कौन कौन से जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए फाइनेंशियल सेक्टर में, चेंज इन द रोल ऑफ RBI, ठीक है। RBI का जो रोल है
उसको चेंज किया गया। किससे किस में कन्वर्ट किया गया? सो द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. As a result, financial sector was allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI. ठीक है, तो अब जो है रेगुलेटर से उसको बना दिया फैसिलिटेटर, कि आप जो है बैठ के देखो सारी चीजें, जहां पर जिसको जो जरूरत लग रही है वो आप प्रोवाइड करो, बाकी जो है ज्यादा जो है वो उसमें आपको एंटर नहीं होना है। हाँ, अगर इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई एंड ऑल में कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आपको जो है एंटर होना है, लेकिन जब जरूरत है तभी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक डिसीजन जो है बैंक वो आपसे पूछ कर लेगी। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर था या जो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वी वुड से, वो थोड़ा उन्हें जो है थोड़ा फ्रीडम मिला, उन्हें थोड़ी ऑटोनॉमी मिली एंड वो अपने हिसाब से क्या कर पा रहे थे, वर्क कर पा रहे थे। देन ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स जो है उनका ओरिजिन हुआ। ऑलराइट, पहले सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स थी, अब प्राइवेट सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर में भी आने की क्या कर दी गई, परमिशन दे दी गई। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है वेरियस न्यू काइंड ऑफ सर्विसेज आई, ज्यादा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है टू दी कस्टमर्स। अगेन कंपटीशन बढ़ेगा तो हर बैंक जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहेगी, तो इन दैट सेंस ये क्या रहेगा, ये अच्छा काम रहेगा। सो द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। ठीक है, तो इंडियन और फॉरेन दोनों ही सेक्टर्स के हम लोगों ने, या दोनों ही जो है वी वुड से कि दोनों ही एरियाज से जो है बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स जो है वो स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी एंड उन्हें फ्रीडम दे दिया गया था कि यस यू कैन स्टैब्लिश बैंक्स। ठीक है, देन इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसे इंक्रीज किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली व्हाट, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपकी कंट्री में, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दो टाइप का होता है, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफआईआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये चीजें जो है मैंने ये आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझाई है। आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा एफडीआई और एफआईआई क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा सर्च करना कि ये होते क्या है। So the limit of foreign investment in bank was raised to around 51%. ठीक है, foreign institutional investors such as merchant bankers, mutual funds and pension funds were now allowed to invest in Indian financial markets. ठीक है, देखो बता ही देती हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो एफआईआई होता है दैट इज बेसिकली जो आपके स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज एफआईआई। और एफडीआई होता है कि जैसे कि जो है कोई फॉरेन की कंपनी है और वो जो इंडस्ट्री है वो आकर आपकी कंट्री में पूरा एक सेटअप कर रही है। ठीक है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो है फॉरेन डायरेक्ट वी वुड से कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट को जो है एनहांस किया गया, उसकी लिमिट को बढ़ाया गया। ठीक है, देन एज इन एक्सपांशन प्रोसेस, जो एक्सपांशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा क्या बनाया गया, इजी बनाया गया, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन से रेस्ट्रिक्शंस को कम किए गए। सो बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। पहले क्या था, पहले ये था, मतलब जब इस पर्टिकुलर चीज के पहले ये था कि अगर कोई भी बैंक है वो अगर किसी भी न्यू ब्रांच को सेटअप करती है तो उसके लिए पहले परमिशन लो आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई से परमिशन लेने के बाद में अगर वो अलाउ करती है तो यू कैन सेटअप, अदरवाइज यू कांट। उसके बाद में अगर आप एक ही टाउन में एक जगह से दूसरी जगह पर अगर बैंक को शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है, कि जो है जिस प्लेस पर थे उससे अगर आप दूसरी प्लेस पर जा रहे हो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लमैटिक चीज थी कि एक चीज के लिए परमिशन लेना। ठीक है, तो अब क्या किया गया, इस चीज को थोड़ा एज आउट किया गया कि अब जो है प्राइवेट बैंक्स को अगर कहीं पर भी लाइक ब्रांचेस ओपन करनी है तो दे कैन लाइक फ्रीली डू इट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। ठीक है, देन आते हैं टैक्स रिफॉर्म्स पर। टैक्स रिफॉर्म्स में क्या लेकर आया गया इस चीज को आप देखते हैं। सो टैक्स रिफॉर्म्स रिफर्स टू रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन and public expenditure policies which are collectively known as its fiscal policy। गवर्नमेंट बजट में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट की टैक्सेस एंड सब्सिडीज एंड गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की जो पॉलिसी होती है
दैट इज बेसिकली फिस्कल पॉलिसी, एंड टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो वहां से जो है हमारी चीजें एनरूटेड रहती है। सो टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है आपका डायरेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स दैट इज जो पेयर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि एक पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, बल्कि वो प्रोड्यूसर के थ्रू जो है गवर्नमेंट तक जाता है। जैसे कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं उस पर कुछ ना कुछ हमें टैक्स पे करना पड़ता है। आज के टाइम में वी नीड टू पे द जीएसटी, तो वो जो जीएसटी है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीएसटी हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया क्या? नहीं, आपने तो उस शॉपकीपर को पैसे दिए जिससे आपने सामान खरीदा है, वो शॉपकीपर आगे होलसेलर को देगा, वो होलसेलर आगे उसके प्रोड्यूसर को देगा, एंड जो प्रोड्यूसर है वो गवर्नमेंट को देगा इस जीएसटी का पैसा, ठीक है। या जो ये वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो तो हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, लेकिन टैक्स पे तो हम ही ने किया है, तो इसलिए इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम पर जो टैक्स लग रहा है हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। So taxes on income of individuals as well as profit of business enterprises. For example, income tax on individuals' income, corporate tax taxes on profits of companies. Then we have the indirect taxes, so they are generally imposed on goods and services. For example, goods and service tax, that is GST. ठीक है? The major tax reforms made are रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस को रिड्यूस किया गया। क्यों रिड्यूस किया गया? ये सोच के रिड्यूस किया गया था स्टूडेंट्स कि अगर जो है टैक्सेस को हम रिड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज सोची गई थी कि शायद जो है ज्यादा टैक्स पेयर्स अपनी रियल इनकम बताएंगे और जो है टैक्स रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। इसलिए जो है टैक्स को रिड्यूस किया गया। ऑल राइट, लेकिन इसका असर उतना हुआ नहीं था, क्योंकि इसका असर उल्टा ही हो गया था कि टैक्सेस से क्या हो रहा था कि पैसा और कम आने लगा था, बिकॉज जो लोग थे वो अपनी रियल इनकम को डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, ठीक है। So it is now widely accepted that moderate rates of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income. Then reforms in indirect tax to facilitate establishment of common national market for goods and commodities. जैसे कि आज की डेट में मतलब अभी थोड़े टाइम पहले जो है रिफॉर्म हुआ था आपके इनडायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ था। अगेन हम लोग जीएसटी को जो है इसी चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं प्रॉपर्ली, तो देखेंगे कि क्या क्या जो है उसमें चीजें हैं। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया। टैक्स को पे करना मतलब कि ये है कि एक पर्सन जिसने कभी पे नहीं किया उसको थोड़ी दिक्कत होगी, कहाँ पे क्या फिल करना है क्या नहीं है, ETC, ठीक है। तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था उस टाइम पर, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया। ऑल राइट, कि थोड़ा सा जो है हम टैक्सेशन की जो पॉलिसी है इसको सिंप्लीफाई कर दे। सो इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मेनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड, ठीक है। देन आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स पर। अब फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म्स किए गए? सबसे पहले जो है रुपी को डीवैल्यू किया गया, ठीक है। अब ये चीज होती है स्टूडेंट्स की जब ना इकोनॉमी की हालत काफी खराब हो जाती है तो उस इकोनॉमी की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन की जाती है, ठीक है। डिवैल्यू करने से क्या हुआ है? आई गेस आप लोगों को डिवैल्यूएशन का मतलब पता है, ये हम लोग जो है किसमें पढ़ चुके हैं, अपना जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वाला चैप्टर था उसमें, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन से क्या होगा? डिवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि पहले मान लो $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज मिल रहा था, तो अब वही सेम $1 इज इक्वल्स टू आपका 90 रुपीज मिल रहा है। तो ये किसके फायदे की चीज है? इनके फायदे की चीज है, ठीक है। ये वही सेम डॉलर से पहले 80 ही ले पा रहे थे, अब वही सेम डॉलर से उन्हें 90 मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये लोग हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि उनके लिए जो है चीजें चीप हो गई है, ठीक है। ये हमारे यहाँ के गुड्स की जो डिमांड है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बिकॉज रिलेटिवली इनके लिए जो है हमारे गुड्स चीप हो गए हैं, ठीक है। गुड्स की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कि जो एक्सपोर्ट्स है दैट विल एनहांस, ठीक है। तो एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमी इज ग्रोइंग।
ठीक है, तो इसके लिए जो है डीवैल्यूएशन किया गया था, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का फर्स्ट रिफॉर्म इज व्हाट, डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। डीवैल्यूएशन refers to reduction in the value of domestic currency by the government. To overcome balance of payment crisis, the rupee was devalued against foreign currency. This led to an increase in the inflow of foreign exchange, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन से क्या हुआ है, इनफ्लो बढ़ा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चीज भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें हमारे पास में एक साइड होते हैं आउटफ्लोज, एक साइड होते हैं इनफ्लोज, तो ये दोनों अगर मैच करेंगे तो देन वील से कि हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बैलेंस में है, ठीक है। बट अगर आउटफ्लोज आर हायर देन इनफ्लोज, तो ये क्या है, ये हमारे लिए डेफिसिट है। हमारे यहाँ से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है, इसका मतलब हमारे लिए एक्सपेंडिचर ज्यादा है और जो है इनकम हमारी कम है, तो ये चीज हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, राइट। सो अल्टीमेटली जब इनफ्लो बढ़ेगा तो ये जो गैप है ये रिड्यूस होगा, विच विल बी इन फेवर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो ये जो चीज है ये की गई, दैट इज रूपी को डीवैल्यू किया गया। देन मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, पहले क्या था, पहले था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें जो है गवर्नमेंट्स के थ्रू एंड जो वेरियस चीजें हैं मतलब जो वेरियस रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते थे उस हिसाब से जो है एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता था, एंड वो फिक्स है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर इसको चेंज किया गया और हम किस पर आए, आपके मैनेज फ्लोटिंग वाले पर, दैट इज जहां पर डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी ट्रू वैल्यू आ रही है आपके एक्सचेंज रेट की, ठीक है। सो द गवर्नमेंट अलाउड रूपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल, as a result market forces of demand and supply determine the exchange value of Indian rupee in terms of the foreign currency, ठीक है। देन आते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स पर। So the reform in trade and investment policies were initiated to increase the international competitiveness of industrial production, to promote foreign investment aid, technology into the economy, and to promote efficiency of local industries and adoption of modern technologies, ठीक है। जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स है, ठीक है, जो ट्रेड हो रहा है और जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स किए गए वो क्यों किए गए थे, वो इसलिए ताकि जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके, ठीक है। डोमेस्टिकली हम कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आपका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो दैट विल बूस्ट द प्राइवेट सेक्टर मोर, क्योंकि फिर जो है प्राइवेट सेक्टर को रहेगा कि हमें उनसे compete करना है, तो उतना ये भी जो है ग्रोथ के साइड चलते बनेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, जो कि हमारे लिए टेक्नोलॉजीज भी लेकर आएगा, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा वो ऐसे ही हवा में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो श्योरली व्हाट इट मीन्स कि रिटर्न भी चाहिए, रिटर्न चाहिए है तो वो क्या चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो करे, इंडस्ट्रीज ग्रो करने के लिए वो लोग वेरियस टेक्नोलॉजीज को लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस बेसिस से हमारी कंट्री में न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है वो आ पाएंगी, ठीक है। जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो उनकी जो है एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में जो है आपके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड, सबसे पहले रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, कोटास, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसे ब्लैंक मत हो जाना कि पता नहीं मैम क्या बोल रही है। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो आप लोगों को जो है ये सारी चीजें समझ में आती जाएगी। कोटास जो है वो क्या किए गए थे, वो इम्पोज किए गए थे ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है, कि सिर्फ इतनी क्वांटिटी ही आ सकती है हमारी कंट्री में, तो उन कोटास को क्या किया गया, रिमूव किया गया, ठीक है, कि जो है ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन को हटा दो।
So quantitative restriction is what? Specific limit of the quantity or value of goods that can be imported or exported during a specific time period. उसके बाद में रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है. सो एक्सपोर्ट ड्यूटीज द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है. इससे क्या होगा? इससे हमारे जो गुड्स है ना वो फॉरेन मार्केट में रिलेटिवली चीप बन जाएंगे, ठीक. एंड वी नो जब प्राइस कम होता है तो वो डिमांड को अट्रैक्ट करता है, तो इसके लिए ये चीज. सो एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है. तो ये हमारे गुड्स के लिए किया गया. उसके बाद में इंपोर्ट ड्यूटीज. सो द रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज. इंपोर्ट ड्यूटीज इज बेसिकली जो गुड्स आपके पास में आ रहे हैं, दैट इज जो गुड्स इंपोर्ट्स हो रहे हैं उन पर जो टैक्सेस है उनको रिड्यूस किया गया. तो उसकी वजह से जो है ज्यादा इंपोर्टेड गुड्स हमारी कंट्री में आ पाएंगे, ठीक है. सो टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इंपोर्ट ड्यूटीज वर रिड्यूस्ड टू इंप्रूव पोजीशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन द फॉरेन मार्केट. ऑल राइट, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर कि ये जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में वो क्या चीजें थी. देन रिलैक्सेशन एंड इंपोर्ट लाइसेंसिंग system. So the import licensing was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries. This encouraged domestic industries to import raw materials at better prices which raised their efficiency and made them more competitive, ठीक है. जो import licensing system था that is ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि imported goods को बुलाती है, फिर उसके बाद में जो है उसमें और फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको सेल आउट करती है, तो उन्हें लाइसेंस की जरूरत थी, ठीक है. अगर आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लगेगा. तो इस लाइसेंसिंग को क्या किया गया? रिमूव, नॉट रिमूव, वी शुड से रिलैक्स और द रिडक्शन जो है वो किया गया. इसकी वजह से ये होगा कि चीजें थोड़ी इजी रहेगी और इंडस्ट्रीज जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो फॉरेन के जो गुड्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी हेल्प से ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर पाएगी, ठीक है. लेकिन जो हजार्डियस इंडस्ट्रीज है, जो केमिकल से डील करते हैं या जो हजार्डियस हो सकते हैं फॉर द इन्वायरमेंट और फॉर द ह्यूमन बीइंग और फॉर एनी ऑफ लाइक आपके एनी ऑफ योर नेचुरल रिसोर्सेज एनीथिंग, तो ऐसी पर्टिकुलर जो है गुड्स के लिए कुछ लाइसेंसिंग जो है वो अडॉप्ट की गई थी, ठीक है. उनको नहीं हटाया गया था. ऑल राइट, सो दीज वर वेरियस आपके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड दिस वाज अबाउट द लिबरलाइजेशन. तो आई गेस कि लिबरलाइजेशन आप लोगों को क्लियर है कि लिबरलाइजेशन में जो है क्या क्या पर्टिकुलर रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे. अब बात करते हैं हम किसकी? प्राइवेटाइजेशन की. Privatization means transfer of ownership, management and control of public sector enterprise to the entrepreneurs in the private sector, ठीक है. बेसिकली प्राइवेटाइजेशन क्या है? जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनकी ओनरशिप को चेंज करना और मतलब शिफ्ट करना किसमें? प्राइवेट सेक्टर में. इसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है. कोई ऑलरेडी जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको प्राइवेट हैंड्स में दे देना, इसे हम जो है प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है. सो बेसिकली जो आपका लिबरलाइजेशन है उसमें क्या है और प्राइवेटाइजेशन में क्या है, इसको अच्छे से समझना. दोनों में डिफरेंस होता है. लिबरलाइजेशन में हम क्या बोल रहे हैं? लिबरलाइजेशन में हम ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आप अलाउ करो, ठीक है, कि वो एंटर हो सके इस पर्टिकुलर जो है अरेना में. ऑल राइट, तो वहां पर आप जो है थोड़े रिलैक्सेशन दे रहे हो, वहां पर आप चीजों को थोड़ा जो है एज आउट कर रहे हो. ये हो रहा है लिबरलाइजेशन में. प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उन्हें आप कन्वर्ट कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, उसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, ठीक है. इस चीज को ध्यान रखना अच्छे से. ऑल राइट, यहां पर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना. अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं. एयर इंडिया. एयर इंडिया पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, उसके बाद में अभी कुछ टाइम पहले जो है एयर इंडिया किसके कंट्रोल के अंदर आ गई है? टाटास के कंट्रोल के अंदर, ठीक है. दैट इज व्हाट, ये हुआ है प्राइवेटाइजेशन. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट अंडरटेकिंग बना दिया गया, ठीक है. इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है privatization. All right, so privatization implies greater role of private sector
in the economic activities of the country. Over the years, Indian government has diluted its stake in several public enterprises, including IPCL, IBP, Maruti Udyog, etc. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थे और धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट ने इन पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस से अपना जो स्टेक है उसको क्या कर रहे थे, उसको जो है सेल आउट कर दिया है, ठीक है, विच इज व्हाट वी कॉल द प्राइवेटाइजेशन। ऑल राइट, देखो या प्राइवेटाइजेशन है जो है उसमें क्या है, चेंज ऑफ ओनरशिप है। लिबरलाइजेशन क्या है कि आप एंटर कर रहे हो या आपको जो है फ्रीडम मिली है, ठीक है, एंड प्राइवेटाइजेशन में क्या हो रहा है, ओनरशिप में चेंज हो रहा है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 ways। जो प्राइवेटाइजेशन होता है स्टूडेंट्स वो 2 ways में हो सकता है। ये दोनों ways क्या है, इस चीज को समझो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर and privatization of public sector undertakings by selling of part of the equity of PSUs to the public. This process is known as disinvestment, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, जो मेन चीज याद रखनी है विच इज व्हाट वी कॉल डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब समझो क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट करते हैं तब उसका मतलब क्या है कि हाँ हमने कहीं पर पैसे लगाए हैं, जब आप उसको विड्रॉ करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर दोगे तो उसे आप क्या बोलोगे कि वो डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। वेरियस जो है शेयर्स एंड ऑल्स होते हैं, पेड अप कैपिटल होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जब गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग्स के जो शेयर्स है ना वो सेल आउट करती है तो उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है वो अपने शेयर्स को सेल आउट कर रही है। नाउ ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये एटलीस्ट 51% शेयर्स का होना चाहिए। मेजॉरिटी जब प्राइवेट हैंड्स में जाएगा तभी तो वो पर्टिकुलर एंटरप्राइज को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये आपकी प्राइवेट अंडरटेकिंग के अंदर आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम इतना जो है, सॉरी मिनिमम इतना जो है वो होना चाहिए। मैक्सिमम मैंने गलत बोल दिया, इट इज मिनिमम 51% जो है जो शेयर्स हैं उन्हें सेल आउट अगर किया जाएगा तो फिर जो है वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के या प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आ पाएगा, ठीक है, कि जो मेन ओनर है वो कौन है, प्राइवेट सेक्टर है। ऑल राइट, अगर ये गवर्नमेंट रखती है और 49 जो है वो प्राइवेट को देती है तो फिर तो ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हुई ना, क्योंकि मेजॉरिटी तो उनके जो है मेजॉरिटी ओनरशिप उनकी है तो उनके हिसाब से चीजें चलेगी। तो इसलिए जो है मिनिमम 51% ऑफ शेयर्स जो है वो क्या होने चाहिए, वो सेल आउट होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, कि जो है 51% शेयर्स जो है उसको हमने सेल आउट कर दिया है तो उससे जो प्राइवेट अंडरटेकिंग के अंदर आ गई है। इसके अपार्ट क्या हो सकता है कि पूरी तरीके से जो है, मतलब पूरी तरह से जो है एंटरप्राइज को सेल आउट कर दो और वो प्राइवेट हैंड्स में दे दो, तो वो एक चीज हो सकती है कि पूरा का पूरा जो है आपने ओनरशिप और मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर दिया है टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये 2 वेज होते हैं जिसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, इस चीज को समझते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेटाइजेशन के आप फेवर में भी हो सकते हो, आप अगेंस्ट में भी हो सकते हो, दोनों चीजें बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमें इसके जो है दोनों चीजें देखनी है, दैट इज दोनों साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें हमें देखना है और समझना है। सबसे पहले कि फेवर में क्यों है हम प्राइवेटाइजेशन के, ठीक है। सो रिडक्शन इन द बजटरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट में रिडक्शन कैसे होगा, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। बजट में क्या आता है स्टूडेंट्स, सब कुछ लिंक करते चलो इजीली समझ में आ जाएगा। बजट में क्या आते हैं, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। एक कोई कंपनी है ए, या हम बोले एक कंपनी है BSNL, ठीक है, आई गेस आप सभी लोग जानते हैं। BSNL जो है वो इतना प्रॉफिट तो कोई अर्न कर नहीं रही है। यूजुअली जो गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं वो प्रॉफिट कम अर्न करते हैं, क्योंकि देखो वो किस लिए काम करते हैं स्टूडेंट्स, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो वो चीजों को थोड़ा चीप रेट्स पर देंगे, वो बहुत ज्यादा जो है आपके टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन नहीं होते हैं, ये सारी चीजें जो है उसमें होती है। इसलिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है ना वो लॉस ज्यादा इनकर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो BSNL है इसके एक्सपेंसेस ज्यादा है, इसके किससे, रेवेन्यूज से, ठीक है। इसके रेवेन्यूज से इसके जो एक्सपेंसेस है दे आर
हायर, ऑल राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लॉस वाली कंडीशन है। नाउ सिंपल सी चीज है, बीएसएनएल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जितने भी एक्सपेंडिचर्स इनकर किए जाएंगे ये किसको अंडरटेक करने हैं, गवर्नमेंट को, दैट इज थ्रू बजट ये अंडरटेक करेंगे। इसकी वजह से रेवेन्यू तो इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि एक्सपेंडिचर जरूर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बजटरी डेफिसिट कब आएगा, जब बजटरी एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन इट्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ये आप एक्सपेंडिचर को और क्या कर रहे हो, एनहांस कर रहे हो या इंक्रीज कर रहे हो। इसको मैनेज करने के, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको वेजेस वगैरह देने के, और भी जो भी खर्चे होते हैं वो सारे करने पड़ेंगे, तो एक्सपेंसेस तो इनकर हो रहे हैं ना। तो इन दैट सेंस आपके जो है बजटरी एक्सपेंडिचर्स आर इंक्रीजिंग, रेवेन्यूज में नहीं है, ऑलराइट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो बजटरी डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है, ऑल राइट। अब अगर मान लो ये बीएसएनएल को हम क्या कर दे, सेल आउट कर दे, मतलब गवर्नमेंट इसको सेल आउट कर दे, तो पहली चीज तो ये जो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर था ये कम हुआ इधर से। दूसरी चीज, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये रेवेन्यू जनरेट करके देके जाएगी, आप कुछ बेच रहे हो तो आपके पास में पैसे आएंगे, तो यहां से क्या होगा, रेवेन्यू विल इंक्रीज। तो ये जो बजटरी डेफिसिट हाई है ये कम हो जाएगा थोड़ा, राइट। तो बस वही चीज कि रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट। अब ये तो इमीडिएट इफेक्ट हो गया। अगर हम इसका जो है एक लॉन्ग टर्म में देखें तो अगेन ये जो फालतू का एक्सपेंडिचर हो रहा था वो इधर इनकर नहीं होगा, तो यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंडिचर क्या है, कम है, इस पर्टिकुलर एक चीज से तो कम हुआ, तो डेफिसिट जो है वो कम होगा, ठीक है। So that is the thing, that is reduction in the budgetary deficit। फिर आता है कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट। ये बात मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, जहां पर कंपटीशन नहीं वहां पर ग्रोथ नहीं, वहां पर डेवलपमेंट नहीं। तो अगर कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट बनेगा तो अपने आप जो है ग्रोथ एंड ऑल होती जाएगी, ठीक है। तो एक कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट जो है दैट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद में बेटर मैनेजरियल एफिशिएंसीज। हर एक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग किस पर्टिकुलर जो है मोटिव से वर्क करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। और अगर उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि वो ये देखेंगे कि किस पर्टिकुलर मैनर में जो है वो फुल फ्लेजेड और अच्छे मैनर में कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी पूरी अंडरटेकिंग को, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पर जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली देखेंगे कि कहीं पर जो है फालतू का खर्चा ना हो, जो रिसोर्सेज है वो फालतू में वेस्ट ना हो, जहां पर जितना यूटिलाइजेशन हो सकता है उतना यूटिलाइज करो, ठीक है। हर एक चीज जो है प्रॉपरली मेंटेन करो, हर एक चीज को मैनेज करो, तो ज्यादा अच्छी जो है मैनेजरियल एफिशिएंसी आपको मिलेगी थ्रू प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग रहेगा यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत लंबी सी हमारे पास में जो है ना चेन है कि इससे पूछो इससे पूछो इससे पूछो इससे पूछो, नहीं। क्विक डिसीजन मेकिंग रहेगा। किसी के मन में कुछ आया, किसी के मन में इन द सेंस जो कि आपके टॉप लेवल पर है, वो लोग अपने प्लान्स को बताएंगे कि ये चीज कर सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं, एंड जो है क्विक रिस्पॉन्स रहेगा उस पर। करना है नहीं करना है, बात वहीं पर क्या हो जाएगी, क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डिले करोगे डिसीजन मेकिंग में तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे आगे निकल जाएगा, तो चीजें क्या होगी, फास्ट होगी, तो ये चीज और बेटर है। उसके बाद में प्रमोट्स कंज्यूमर्स सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेन है किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। कैसे, क्योंकि देखो कोई भी फर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसके गुड्स तभी सेल आउट होंगे ना जब हम उसकी डिमांड कर रहे होंगे। तो हमारे डिमांड के हिसाब से, हमारी नीड्स के हिसाब से जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर सोवरेन दैट इज सुप्रीम कौन हुआ, कंज्यूमर हुआ। तो कंज्यूमर जो है वो सोवरेन रहेगा, तो कंज्यूमर आपकी कंट्री का खुश है, मतलब कि लोगों की डिमांड्स फुलफिल हो रही है। इसका मतलब कि हाँ, इकोनॉमी में हम बोलेंगे कि चीजें सही चल रही है, ठीक है। प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन लेंगे, प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन लेंगे तो ग्रोथ डेवलपमेंट में दिस विल हेल्प, ठीक है। देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट कहां पर कैसे क्या करना है, प्लस कौन सी इंडस्ट्री में किसको इन्वेस्टमेंट करना है वो भी समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस एंड ऑल जो है ये भी हो सकते हैं। ज्यादा अगर आप एक्सपांड करोगे तो यू विल रिक्वायर मोर ऑफ व्हाट योर एम्प्लॉइज एंड ऑल, ठीक है। तो ये जो है दीज आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि यस प्राइवेटाइजेशन अच्छा होता है। लेकिन क्या प्राइवेटाइजेशन सिर्फ अच्छा ही होता है, क्या उसमें कुछ बुराइयां नहीं होती है, बिल्कुल होती है। क्या बुराइयां होती है, अगर हम आज के टाइम से देखें
तो क्या बुराइयां हैं या क्या चीज जो है दिक्कतें हमें दिख रही है प्राइवेटाइजेशन में या प्राइवेट सेक्टर में, तो दैट इज द थिंग कि आज जो एम्प्लॉय है वो बिल्कुल जो है ना 9 to 5 की जगह पर वो 9 to 9, 9 to 11 ऐसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एकदम जो है स्लेव बन चुके हैं, टाइम जो है वो पूरा का पूरा आपके काम में निकलता है। और अगर देखने जाओ तो सैलरी जो है वो कुछ लोगों की तो रहेगी, कुछ टॉप लेवल पर जो रहते हैं उनकी तो अच्छी है, लेकिन जो कि लो लेवल पर वर्क कर रहे हैं वो काम करते हैं 12-12 या जो है इससे ज्यादा घंटे, एंड उनको जो है वेजेस बहुत ही कम मिलते हैं। तो ये क्या है, ये एक काइंड से बहुत ही ज्यादा इसका ड्रॉबैक हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जो प्राइवेट सेक्टर है ये सोशल वेलफेयर पर ध्यान नहीं देते, अपने एम्प्लॉइज के सोशल वेलफेयर पर भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। सो अल्टीमेटली वहां से भी जो है क्या हो रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर में भी हम बोलेंगे कि ये इस चीज का क्या है, एक लिमिटेशन है या एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इस मैनर से जो है कुछ ड्रॉबैक्स आप इसके लिख सकते हो या इसके अगेंस्ट में जो है पॉइंट्स लिख सकते हो। सोशल वेलफेयर नेग्लेक्टेड, ठीक है, लॉपसाइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड राइज इन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कैसे राइज करेगा, एआई आ रहा है, राइट, एआई से पहले टेक्नोलॉजीज आ चुकी है बहुत सारी, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन ज्यादा वर्क करते हैं, है ना, तो इन दैट सेंस हमें लोगों की जरूरत कम है ना। उस मान लो कोई एक मशीनरी उसको चलाने के लिए जो है 2 लोग की जरूरत है तो सिर्फ 2 ही लोग की जरूरत है, अगर वही चीज हाथ से किया जाता तो शायद 10 लोगों की जरूरत होती, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, ओके। और जो है जो मशीन मेड गुड्स है वो ज्यादा अच्छे भी हो रहे हैं, प्लस जो है कॉस्ट कम लग रहा है, तो आपका प्राइवेट सेक्टर ये थोड़ी ना देखेगा कि नहीं नहीं हम थोड़ा सोशल वेलफेयर कर दे और जो है लोगों से ये काम करवाएं, लेबर इंटेंसिव वर्क करवाएं, वो देखेंगे उनको प्रॉफिट अर्न करना है, वो मशीन मेड काम करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग। उसके बाद में जो है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स। अब आज हम क्या देख रहे हैं कि मतलब इस टाइम पर तो उतना प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन आज प्राइवेटाइजेशन काफी हो रहा है, इवन रेलवेज जो है वो भी अब प्राइवेटाइजेशन के साइड बढ़ रही है, ऐसे ही जो है डिफेंस एंड ऑल में भी इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया है। तो वी कैन से या वी कैन सी कि हाँ प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब काफी ज्यादा बिग लेवल पर होने लगा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, इकोनॉमिक पावर्स हैं, वो एक हैंड में जा रही है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो है वो उसका अपना जो पार्टिसिपेशन है वो कम करता जा रहा है एंड प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो है ये पावर ज्यादा जा रही है। अब ऐसे केस में क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर मेजरली उन लोगों के लिए काम करेगा जिनके पास में पेइंग कैपेसिटी है, जिनके पास में नहीं है पेइंग कैपेसिटी उनका क्या होगा, राइट। तो इस मैनर से जो है चीजें थोड़ी क्या हो रही है, थोड़ी सी हम बोलेंगे कि गड़बड़ भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद में जो है सोशल वेलफेयर आपका क्या हो रहा है, नेग्लेक्ट हो रहा है, राइट। जो है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है प्रॉफिट मोटिव से, लोगों को काम करवाया जाता है प्रॉफिट मोटिव से, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। लॉपसाइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देख रहे हो उन एरियाज में हो रहा है जहां पर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, जहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल है, उन जगहों पर कोई नहीं जा रहा है जो कि अभी तक जो है बहुत ही ज्यादा हम बोलेंगे बैकवर्ड रही हो या जो नेग्लेक्टेड रही हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर हर मैनर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ कहीं कहीं पर हो रहा है, कहीं कहीं पर नहीं हो रहा है। तो ये जो है ये क्या है, आपके वेरियस आर्ग्यूमेंट्स है अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। ऑल राइट, आई गेस प्राइवेटाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हुआ। जो आपके आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट, ये भी क्लियर हुए। अब इसके साथ में प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट होता है, आते हैं ग्लोबलाइजेशन पर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इज कंप्लीटेड, नाउ कम्स टू ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे हो, एक पर्टिकुलर जो है कोट ध्यान रखो या एक मोटो ध्यान रखो, दैट इज जो है ग्लोबलाइजेशन का एम क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एम है बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाने का, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो बॉर्डर्स है ना, ये बैरियर नहीं बनना चाहिए किसी भी काइंड ऑफ ट्रेड में। आप फ्रीली ट्रेड करो, कहीं पर भी ट्रेड करो, बॉर्डर जो है उससे कोई भी काइंड ऑफ जो है इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज बेसिकली व्हाट इज द एम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कि आपकी जो इकोनॉमी है
उसको क्लोज्ड इकोनॉमी ना बनाकर क्या किया जाए, इसको ओपन अप किया जाए, इसको जो है इंटीग्रेटेड मैनर में जो है क्या किया जाए, पूरी जो वर्ल्ड है उसको एक यूनिट बनाया जाए। इंडिया, चाइना, रशिया, यूएस, जापान, अलग अलग यूनिट्स नहीं बल्कि सब एक ही यूनिट है, ये बोलता है क्या, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी with the world economy through removal of barriers on international and capital movements. It is an outcome of set of various policies that aim to transform the world towards the greater interdependence and integration. ठीक है, तो जो है ये किस चीज का आउटकम है, ये इस चीज का आउटकम है कि जो है वेरियस पॉलिसीज का, जो कि इस चीज पर एम कर रही है कि जो वर्ल्ड है उसको किस में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस हो और इंटीग्रेशन हो। ऐसे दूर दूर नहीं रहना है, हमें मिलजुल कर रहना है। ठीक है, दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज ट्रांजिटिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है ऐसे नेटवर्क का क्रिएशन और ऐसी एक्टिविटीज का क्रिएशन जिसकी वजह से जो है जो इकोनॉमिक, सोशल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है हम उनसे क्या कर सके, ट्रांजिट कर सके, वो हमारे लिए बैरियर ना बने। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट ग्लोबलाइजेशन एम्स। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स दोनों हो सकते हैं। हम लोगों ने मतलब हमारे लीडर्स ने जो है किस चीज को यूज किया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को अ काइंड ऑफ थोड़ा बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी बनाया था, बिकॉज हमें क्या लगा कि यार हम वापस अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे ब्रिटिशर्स हम पर रूल करके चले गए वैसे और कोई भी रूल करके जा सकता है। ठीक है, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल जो है लेकर आया गया था, लेकिन उसके जो है कुछ ना कुछ फॉलआउट्स भी रहे। ठीक, तो किसी भी चीज के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड्स हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। जिस चीज के कुछ पॉजिटिव चीज है उसका कुछ नेगेटिव भी होता है। तो बस ग्लोबलाइजेशन में हम वो दोनों चीजें पढ़ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कहां पर जो है सही है और उसके क्या जो है नेगेटिव ट्रेड्स हैं। ठीक है, सो इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें अगर हम लोग, तो ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स में जो है ज्यादा एक्सेस हमें मिला। ऑल राइट, आपके गुड्स सिर्फ और सिर्फ आपकी कंट्री में ही सीमित नहीं है, बल्कि वो फॉरेन में भी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पर सेल आउट हो रहे हैं, डिमांड किए जा रहे हैं, तो आपके लिए मार्केट एरिया बढ़ा। राइट, ऑल्सो यू कैन लाइक टेक वेरियस टेक्नोलॉजीज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट एंड उन्हें आप अडॉप्ट करके आप भी क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ये ग्लोबलाइजेशन से ही तो होगा, हम जो है ज्यादा स्पीड में क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी जिसके बारे में अभी भी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो ही ये चीज हो पाएगी, अगर आप क्लोज्ड इकोनॉमी रखोगे तो फिर ये पॉसिबल भी नहीं है। देन उसके बाद में बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन इंटरनेशनल अरेना। ठीक है, जो है जो भी इंडस्ट्रीज आपकी सेटअप हो रही है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिकली रहने की जरूरत नहीं है बल्कि जो है इंटरनेशनल अरेनाज में भी अपना कमाल दिखा सकते हैं। इन दी सेंस जो है वो इंटरनेशनल अरेना में भी जो है धूम मचा सकते हैं, अपने जो ट्रेड्स एंड ऑल है वो कर सकते हैं, ये वाली चीजें। ठीक है, तो ये जो है ये बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हम बोलेंगे किसका, लार्ज इंडस्ट्रीज का ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, so these are some of the positive traits of globalization। अब सिर्फ पॉजिटिव तो नहीं होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो क्या है ये नेगेटिव, अगेंस्ट में देख लें, अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लैक ऑफ लोकल बिजनेस होगा। ठीक है, देखो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी आपके ग्लोबलाइजेशन से। बिग इंडस्ट्रीज पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उन पर इफेक्ट पड़ेगा। रीजन बीइंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी पर जा सके। यूजुअली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो वर्क करती है किस पर, जो लेबर इंटेंसिव वर्क है उस पर। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव पर वर्क कर रहे हैं और अगर उन्हें आप बोलोगे कि आपको जो है बहुत ही अच्छी वाली जो
टेक्नोलॉजी है उस पर जाना है, तो उनके लिए जो है वो चीज उतनी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। सो जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो इस कंपटीशन के साथ में जो है compete नहीं कर पाएगी, अल्टीमेटली आपके यहाँ के जो लोकल बिजनेसेस है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, रिस्क है, या फिर हम ये बोलें कि लैक ऑफ लोकल बिजनेसेस हमें जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में इंक्रीज पोटेंशियल ग्लोबल रिसेशन, इंक्रीजेस पोटेंशियल ग्लोबल रिसेशन। देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, आपका कोई इंटीग्रेशन नहीं है फॉरेन वर्ल्ड से या बाहर की दुनिया से, तो बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर कितना भी आंधी तूफान आ जाए, इधर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी, ठीक है, क्या है हमारी इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी है, तो यहाँ पर हल्की फुल्की भी हवा लगेगी ना तो वो उसका सीधा इंपैक्ट इधर आएगा, राइट। बस वही चीज, अगर हमारा जो है ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है तो उसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन के चांसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। रिसेशन आया यूएस में, डिप्रेशन आया यूएस में, उसका असर पूरी वर्ल्ड पर होगा। रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, ठीक है, हमसे इतने दूर है, लेकिन स्टिल उसका असर पूरी वर्ल्ड पर हो रहा है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। हर एक कंट्री दूसरी कंट्री पर किसी ना किसी मैनर में डिपेंडेंट है। श्रीलंका में आया रिसेशन, अब श्रीलंका जो है वो थोड़ी वी वुड से कि काफी स्मॉल कंट्री है, वो इतना दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, लेकिन जो बिग इकोनॉमीज है अगर उनमें थोड़ी बहुत भी ऐसे हवा भी चलेगी ना तो उसका असर फिर पूरी वर्ल्ड पे हो जाता है, राइट। तो वही चीज की जो है पोटेंशियल ग्लोबल रिसेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्सप्लॉइट्स चीप लेबर मार्केट्स, चीप लेबर मार्केट्स को क्या करेंगे, ये एक्सप्लॉइट करेंगे, राइट। जहां पर जो है आपके पास में ज्यादा लेबर, जहां पर आपके चीप लेबर होंगे वो लोग अल्टीमेटली, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इंडिया में जो है लेबर क्या है हमारे पास में, चीप है, ठीक है। अब इंडिया का लेबर जो है वो एक्सप्लॉइट होता है, इधर उधर जाके खूब काम करवाते हैं कि चलो ठीक है कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली योर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो जो चीप लेबर मार्केट है उसका क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। कॉजेज जॉब डिस्प्लेसमेंट, जॉब डिस्प्लेसमेंट जो है ये कॉज करेगा, ऑलराइट। आपको जो है बार बार एक तो आपकी जॉब स्विच होंगी, इधर से उधर आप घूमोगे, और फिर ये भी होगा कि आप आज यहाँ पर काम कर रहे हो कल और कहीं पर कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो जॉब है वो अभी तक लेबर इंटेंसिव थी, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपका काम नहीं है, ऑलराइट। तो ये सारी जो चीजें हैं these are what your negative traits of globalization, ठीक है। जो अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन वाले हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स है वी कैन से इट कि ये वो है, ऑल राइट। आई गेस ग्लोबलाइजेशन जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। सबसे ज्यादा जो हमें पढ़ना है वो आपका जो है लिबरलाइजेशन में है कि वेरियस रिफॉर्म्स ये वो। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बहुत ही इजी आपके टॉपिक्स है। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है उसको समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये क्या है, दिस इज द डायरेक्ट जो है आपका रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आउटसोर्सिंग इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, याद रखना। अब आउटसोर्सिंग होता क्या है इसको समझो। अब फॉर एन एग्जाम्पल एक कंपनी है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन एक कंपनी है। अमेजॉन जो है वो वेरियस जिस भी मतलब उनके जो काम है उसमें वो लोग डील कर रहे हैं, ऑल राइट। ई कॉमर्स वाला जो सेक्शन है उसमें वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। नाउ अमेजॉन का एक सेक्टर इज देयर विच इज नोन एज कस्टमर केयर और द कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर वी कैन से, ठीक है। तो कस्टमर केयर वाला एक चीज होता है, हर एक कंपनी में होता है, हर एक जगह पर होता है, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ। एक्चुअली में जो है हम लोग इस चीज पर नहीं जा रहे हैं कि इनका आउटसोर्स कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए। अब ये जो कस्टमर केयर है, ये पर्टिकुलर जॉब अमेजॉन ने बोला कि यार अपने एम्प्लॉइज से मत करवाओ, ठीक है। अमेजॉन ने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर काम है ना, ये पूरा का पूरा उठाकर उन्होंने एक दूसरी कंपनी को दे दिया। लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल विप्रो, ठीक है। विप्रो जो है वो आउटसोर्सिंग वाले काम लेती है, तो उन्होंने अमेजॉन ने ये पूरा कस्टमर केयर वाला जो काम है इसको उठाया और विप्रो को दे दिया, ठीक है। अब विप्रो जो है ये लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, और वी कैन से कि जो विप्रो के एम्प्लॉइज हैं
वो इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करेंगे, किसके लिए? अमेजॉन के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो एम्प्लॉइज है ना, ये डायरेक्टली कभी भी अमेजॉन के एम्प्लॉइज नहीं कहलाएंगे, ये एम्प्लॉइज कहलाएंगे विप्रो के ही। ऑल्सो जो आपके ये एम्प्लॉइज है, ये कभी भी अमेजॉन वालों से इनको कोई मतलब भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये हुआ है कि एक काम है जो कि अमेजॉन ने खुद के एम्प्लॉइज से ना करवाकर उसको आउटसोर्स कर दिया है, उसे किसी तीसरी जो है कंपनी को दे दिया कि आप हमारा ये काम करके दो, ठीक है। तो जब कोई भी कंपनी कुछ काम होता है जो कि खुद ना करके उसको आउटसोर्स कर देती है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आउटसोर्सिंग कहा जाता है, ठीक है। आई गेस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अमेजॉन के खुद के एम्प्लॉइज इसको नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या किया गया है, ये जो पर्टिकुलर काम है ये किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, और अब ये जो थर्ड पार्टी है ये इस काम को करवा कर दे रही है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ऑल राइट, अब देखो आउटसोर्सिंग में मैं आप लोगों को बता दूं तो जो मेजर वर्क होता है ना, वो यही वाला होता है, कस्टमर केयर सर्विसेज वाला जो वो होता है। कि आप लोगों के पास में भी कभी कभी ऐसे फोन आते होंगे कि सर और मैम हम जो है इसके लाइक सर्विस प्रोवाइडर बात कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर आप लोगों को आए तो यू कैन टेल अस, या ऐसा कुछ भी। या फिर जो है आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन करते हो उनके कस्टमर केयर पर, और फिर जो है समवन आंसर करते हैं, उसके बाद में आपके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये मेजरली जो है ना, ये आपका आउटसोर्सिंग ही होता है, ठीक है। बीपीओ अगर आप लोगों ने सुना हो, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, वो इसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो आउटसोर्सिंग वाला काम है, दिस इज बेसिकली वील से कि ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडिंग है। तो ये आपका सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, और आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इज इन सर्विस सेक्टर ओनली, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में मेजरली आपका आउटसोर्सिंग वाला काम से ही जो है आपका सर्विस सेक्टर में इतना एम्प्लॉयमेंट है। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीजें जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। सो एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज व्हाट, आपका आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ पार्टी आउटसाइड अ कंपनी टू परफॉर्म सर्विसेज एंड क्रिएट गुड्स दैट ट्रेडिशनली वर परफॉर्म्ड बाय द कंपनीज ओन एम्प्लॉइज एंड स्टाफ, ठीक है। क्या है आउटसोर्सिंग? ये एक ऐसी बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें कि एक जो पार्टी है वो हायर की जाती है आउटसाइड ऑफ द कंपनी, और उन्हें जो है काम दिया जाता है कि उस कंपनी के लिए ये जो आउटसाइड वालों को जिसको हमने हायर किया वो लोग काम करके देंगे, ठीक है। With the growth of the fast mode of communication, information technology has grown a lot. With the help of modern telecommunication links, the text, voice and visual data can be digitalized and transmitted in real time over continents and national boundaries, ठीक है। ये जो आउटसोर्सिंग वाला काम है, जो बीपीओज वाले काम होते हैं, वो यूजुअली ना नाइट शिफ्ट के होते हैं। नाइट शिफ्ट के क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा है कि आप तो इंडिया में हो, लेकिन आपको बात करनी है किससे? आपको बात करनी है फॉरेनर्स से, ठीक है। आपको उनसे जो है डील करना है, तो उनका जो दिन का टाइम है, उनका जो वो जो वर्किंग टाइम होता है, उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है हमें वहां पर अवेलेबल रहना जरूरी है। तो उस टाइम पर हमारे लिए तो रात हो रही है, ठीक है, तो वो इसलिए हमारे लिए क्या होती है, नाइट शिफ्ट्स होती है, ठीक। सो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। ये याद रखिएगा, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड नेशन है, ठीक है, कि हाँ सभी लोग मतलब वेरियस जो बिग बिग एमएनसीज एंड कंपनीज एंड कंट्रीज हैं, वो इंडिया को प्रेफर करते हैं आउटसोर्सिंग वाला वर्क प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में चीप लेबर मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया में स्किल्ड लेबर मिलता है, ठीक है, एंड इंग्लिश स्पीकिंग लेबर मिलता है। तो ये सारी चीजें मिल रही है, तो फिर सोने पे सुहागा ही हुआ ना। तो इसके लिए जो है इंडिया को जो है सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर आउटसोर्सिंग। ऑल राइट, और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि एम्प्लॉयमेंट हमें चाहिए है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो है जो मतलब एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई कमी नहीं आती है, ठीक है, एम्प्लॉइज में जो है वो कमी नहीं आती है। 80% of European and US outsourcing firms ranked India as their #1 outsourcing destination, ठीक है। अगर हम यूरोपियन एंड US आउटसोर्सिंग फर्म्स की बात करें तो 80% ऐसी है जिन्होंने इंडिया को #1 डेस्टिनेशन जो है
माना है कि हाँ ये अगर आउटसोर्सिंग वाला काम करवाना है तो इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन. Almost half of all Fortune 500 countries chose to outsource software development to Indian outsourcing firms. ठीक है, वेरियस आउटसोर्सिंग फर्म्स होती है स्टूडेंट्स जो कि इस पर्टिकुलर वर्क को लेती है और फिर वो अपने एम्प्लॉय से करवाती है. ठीक है, रीजंस व्हाई इंडिया इज मोस्ट प्रिफर्ड. ठीक है, ये रीजंस पता होने चाहिए. कई बार आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ठीक है, कि आउटसोर्सिंग में जो है इंडिया मोस्ट प्रिफर्ड क्यों है, उसके रीजंस बताओ. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का एक मेजर आउटकम क्या है वो बताओ. तो यू शुड नो दैट इट इज व्हाट आउटसोर्सिंग. सो रीजंस क्या है, हैज द लार्जेस्ट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल टैलेंट पूल इन द वर्ल्ड. बिल्कुल सही बात है. आज अगर यूएस, ब्रिटिश या यूएस, इंग्लैंड, जापान, यूरोपियन कंट्रीज, एनीथिंग, ठीक है, जापान तो ठीक है, बट अगर इस वाले सेक्शन में हम लोग ज्यादा जाएं तो वी कैन सी कि वहां पर इंडियंस बहुत है और मेजरली इनका जो आईटी सेक्टर है वो तो इंडियन से ही भरा हुआ है. तो हमारे पास में टैलेंट तो बहुत है, बस होता यह है कि उनके स्किल्स के हिसाब से इंडिया में अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं उन्हें मिल पाती है, इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं टू अदर कंट्रीज जहां पर उनके टैलेंट के हिसाब से, उनकी स्किल्स के हिसाब से जो है उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हो. ठीक है, ऑफर्स फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑप्शंस. ठीक है, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑप्शंस है. कुछ लोग बहुत ही जो है जो बहुत नीडी होते हैं वो बहुत जो है कम वेजेस पर भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं. देन हु आर एक्सपीरियंस वो थोड़ा सा हाई जाते हैं. तो ऐसे करके जो है ना धीरे धीरे नेगोशिएट कर करके क्या हो जाता है, एक वो नॉर्मल चीज पर आ जाता है. ठीक है, कि हाँ अच्छा जो है प्राइसिंग है, बहुत ज्यादा जो है यहाँ का कॉस्टली लेबर नहीं है, इंडिया के पास में चीप लेबर मिलेगा. प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी सर्विसेज. स्किल्स है, टैलेंट है, तो क्वालिटी तो हम प्रोवाइड करेंगे ही. ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट इज स्टेबल एंड ऑफर्स अट्रैक्टिव आईटी पॉलिसीज. ये भी बहुत जरूरी है. जहां की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है ना वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर वहां पर जो है ना कोई भी कंपनी या कोई भी जो है कंट्री इन्वेस्ट करने में या वहां पर कुछ भी चीज प्रोवाइड करने में थोड़ा सोचेंगी. ठीक है, बट इंडिया के पास में वो केस नहीं है. यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, यहाँ पर हम लोग अच्छी जो है आईटी पॉलिसीज भी प्रोवाइड करते हैं कि लाइक इन दी सेंस बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव नहीं रहती है, फेवर करती है उन्हें. तो इन दैट सेंस जो है इंडिया क्या बन जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन बन जाता है फॉर आउटसोर्सिंग. ऑल राइट, नाउ सम ऑफ दी सर्विसेज आउटसोर्स्ड टू इंडिया इंक्लूड. क्या क्या सर्विसेज आती है आउटसोर्सिंग में, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रपोजल्स नोन एज बीपीओ और कॉल सेंटर्स. ठीक है, देन रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइजेज, ETC. तो दीज आर सम ऑफ दी लाइक आपके एग्जाम्पल्स जो कि आपके आउटसोर्सिंग में आ सकते हैं. ऑल राइट, आई गेस आउटसोर्सिंग आप लोगों को क्लियर हो गया है. एंड आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन से कैसे रिलेटेड है, देखो अगर ग्लोबलाइज नहीं होगी आपकी कंट्री, अगर ग्लोबलाइज नहीं होगी हमारी वर्ल्ड, अगर हमारा इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इन दैट सेंस कोई भी पर्टिकुलर जो है कंपनी, फॉरेन की कंपनी आपकी कंट्री के लोगों को कैसे काम देगी. ठीक है, तो दैट इज द सेंस कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग काफी अच्छे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है, इसी की वजह से जो है आउटसोर्सिंग इज पॉसिबल. ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गई है ये चीज. आई होप सो कि अच्छे से जो है आप लोगों को ये समझ में आ गया है. ऑल राइट, सो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर जो है CUET के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं. एंड अगर मैं बात करूं तो GT लैंग्वेज के अलावा ह्यूमैनिटीज डोमेन के लिए भी जो है CUET का बैच लॉन्च हो चुका है. दैट इज नोन एज लक्ष्य बैच, जो कि स्टार्ट भी हो गया है. तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो. एंड एक्साइटिंग ऑफर्स को पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी V, SAKSHIV. ठीक है, इसके अपार्ट फॉर क्लास 11 हमारे पास में है इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, एंड फॉर क्लास 12 वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच. इन दोनों बैचेस की और CUET बैच की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. डू एनरोल इन दीज कोर्सेज एंड डू यूज कोड साक्षी V टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स. इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, क्या न्यू आ रहा है.
कौन से एजुकेटर कौन से पर्टिकुलर वीडियो के साथ में आपको कब मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें। आई होप सो ये सभी कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है एंड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।